तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग दो समाजशास्त्र की। आप विषय वस्तु देखेंगे तो इतिहास है, इतिहास जानने के स्रोत आदि मानव का विकास, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक कालीन सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य गुप्त, हर्षकाल, विदेशों से संपर्क व भारत के संबंधित सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव। यानी कि यहाँ पर हम यदि प्रश्न को देखें और खासकर जो एमपी टेट के वर्ग दो के पुराने एग्जाम पेपर हैं और हम यदि यूपी टेट, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ टेट, रीट इनकी बात करें तो जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सिलेबस से मैच करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आप जो विषय वस्तु देख रहे हैं वो समाजशास्त्र वर्ग दो के लिए है और इसे आपको कंप्लीट करना है। साथ में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं चाहे वो कोई भी टेट हो, यूपी टेट से लेके रीट तक, छत्तीसगढ़ टेट से लेके बिहार टेट तक और खासकर मध्य प्रदेश वर्ग दो भर्ती परीक्षा 2018 या फिर पात्रता परीक्षा 2023 उसका आपको अनुसरण करना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ जो विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपकी विषय वस्तु है उसी में से लिए गए हैं। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज की पहली क्लास सामाजिक विज्ञान की। आप सभी को नमस्कार, जो भी कमेंट कर रहे हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। हम चलें पहले क्वेश्चन पर दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें नए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न टेट एग्जाम में आए हैं, समाजशास्त्र से जुड़े हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। आपके जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, कालीबाग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपको लिखना है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और वही क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा समाजशास्त्र के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि समाजशास्त्र में काफ़ी कंपटीशन होना है। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी पहुंच रहे हैं और सही आंसर है इसका धौलावीरा। धौलावीरा से जल संचयन और प्रबंधन के उन्नयन तकनीकों प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धौलावीरा। दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुधार को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुधार को लागू किया था। आपके ऑप्शन है धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार या फिर सभी। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों और आप ऐसे ही क्वेश्चन में जो है अपना एक नंबर कटा लेते हैं। बहुत ध्यान से देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुधार को लागू किया था, धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार या सभी। तो बिल्कुल सभी के अधिकतर सही आंसर आ रहे हैं और जिनके सही आंसर नहीं आ रहे हैं वो ज़रूर इसे ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनसे संबंधित वो आते ही आते हैं समाजशास्त्र के हिसाब से, वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सभी। जो तीनों दिए गए हैं वो सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने धार्मिक, आर्थिक और सैन्य सुधारों को लागू किया था। तो ये सभी जो है सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखें आप, किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और आप स्वयं जानते हैं कि वर्ग दो का जो अब कंपटीशन होगा, क्योंकि 2023 की जो पात्रता परीक्षा दे के आए होंगे उन्हें लेवल पता चल गया होगा, तो उसका लेवल बहुत हाई होने वाला है। उस हिसाब से आपको आसपास के जितनी भी टेट हुए हैं और खासकर समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका अवलोकन करना ही पड़ेगा। तो किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो यहाँ पर जो है
आप सही आंसर लगाएं दोस्तों, सही आंसर तक पहुँचें, क्योंकि यदि आप यहाँ पे गलती भी करते हैं तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, समय है। और आप डेली ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, वो गलती ना के बराबर रह जाएगी और फाइनल एग्जाम में आप कोई भी गलती नहीं करोगे, समाजशास्त्र में आप सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स की भी मैंने लिंक दे रखी है, आप चाहें तो उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, तो सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। आप सभी की जो तैयारी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है और मुझे खुशी है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नियंत्रण दिया? और इसका जो ऑप्शन है वो है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, दिल्ली का युद्ध। और दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो भी अपडेट मिले और जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उनका अवलोकन आपको करना ही करना है। तो इसका जो आंसर है वो सभी ने सही लगाया है, कुछ थोड़े से कन्फ्यूजन में है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर यदि आप गलती करते हो तो कोई परेशानी नहीं है, गलती यहाँ पर सुधारी जा सकती है जिससे हम फाइनल एग्जाम में गलती ना करें। तो इसका जो आंसर है वो है पहला, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आप इसे ध्यान रखें कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखें और ध्यान से देखें दोस्तों कि किस भारतीय शासक ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी खुदवाया? ठीक है, किस भारत शासक ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी खुदवाया था? शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप इसका आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है? और बिल्कुल भी डरे नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एमपी टेट को सपोर्ट करेंगे। मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा कि जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो आसपास के राज्य से ही लिए जाते हैं, कुछ रिपीट किए जाते हैं और कुछ पुराने टेट एग्जाम से लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर लिखवाया था। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर लिखवाया था। इसको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों विभिन्न टेट में, और सबसे बड़ा जो टेट है सी टेट जो कि सेंटर का होता है उसमें भी रिपीट हुआ है। तो इसे आप ध्यान से समझें। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 42वें संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इसका आंसर आप बताएं दोस्तों क्या होगा। और यहाँ पर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, और आपको लिखना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। यदि आपका स्कोर अच्छा है तब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपका स्कोर कम है तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, फिर से पकड़ बनानी है और समय काफ़ी है। यदि आप मेहनत करते हो, अभी से तैयारी करते हो, तो आप एक ले जाओगे, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी दोस्तों। तो फिर से रिपीट करूं कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। और दोस्तों हम इसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नियम से संबंधित क्वेश्चन। और इसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो, आप कमेंट करेंगे तो उनके मैं रिप्लाई देना शुरू करूँगा। मेरा मकसद है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इसलिए मैं जो कमेंट है वो नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपके जो आंसर है वो देख रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि सभी जो है
सही आंसर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो 73वें संविधान संशोधन। डेट आपको ध्यान रखनी है, सन आपको ध्यान रखना है। 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन देखें, अधिकारों का चार्टर किस देश के संविधान का हिस्सा है? अधिकारों का चार्टर किस देश के संविधान का हिस्सा है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है कि आपको नए लग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी टेट में ये आए हैं और एमपी टेट का जो सिलेबस है समाजशास्त्र का उसमें ये देखने को मिले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ले सकते हैं क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है दोस्तों, इतना सरल नहीं होने वाला। लेकिन आप यदि ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। और बहुत सही हद तक आप आंसर लगा रहे हैं तो ये आपकी तैयारी दिखती है दोस्तों। बस यही तैयारी को कंटिन्यू रखना है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अमेरिका। संविधान में बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का चार्टर है ना। तो जो अमेरिका है वो इसका सही आंसर है, बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का चार्टर है। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आता है और कन्फ्यूजन की वजह से लोग गलत आंसर लगाए आते हैं। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी जानते हैं और सही आंसर ही सभी लगा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल है? तो ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान का किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। और इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों, क्योंकि सोशल साइंस जो है, समाजशास्त्र, उसका जो पाठ्यक्रम है काफ़ी विस्तृत है और हमें कम समय में यदि लाभ लेना है तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमें लगाने होंगे, जिससे कि विभिन्न राज्यों के जो टेट है और एमपी टेट के जो पुराने पेपर हैं उनसे हमें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है। तो वही मेरी कोशिश है। यदि आपको मेरी कोशिश यहाँ तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन ऑन कर दें, जिससे कि आगे की जो भी मैं वीडियो लाऊं पढ़ाई से संबंधित वो आपको मिल सकें। क्योंकि मेरी कामयाबी इसी में है कि आपको एक पोस्ट मिल जाए, और यदि आपको एक पोस्ट नहीं मिल पाई तो ये जो मेहनत है वो सब पानी में चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत हो या आपकी मेहनत हो वो पानी में जाए, हमें एक पोस्ट हासिल करनी है। तो इसका आंसर बताएं, भारतीय संविधान का किस भाग में राजनीति के निदेशक सिद्धांत शामिल हैं? और इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4। राजनीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल है? तो ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान का किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। और इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों, क्योंकि सोशल साइंस जो है, समाजशास्त्र, उसका जो पाठ्यक्रम है काफ़ी विस्तृत है और हमें कम समय में यदि लाभ लेना है तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमें लगाने होंगे, जिससे कि विभिन्न राज्यों के जो टेट है और एमपी टेट के जो पुराने पेपर हैं उनसे हमें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है।
तो वही मेरी कोशिश है। यदि आपको मेरी कोशिश यहाँ तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन ऑन कर दें, जिससे कि आगे की जो भी मैं वीडियो लाऊं पढ़ाई से संबंधित वो आपको मिल सकें। क्योंकि मेरी कामयाबी इसी में है कि आपको एक पोस्ट मिल जाए, और यदि आपको एक पोस्ट नहीं मिल पाई तो ये जो मेहनत है वो सब पानी में चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत हो या आपकी मेहनत हो वो पानी में जाए, हमें एक पोस्ट हासिल करनी है। तो इसका आंसर बताएं, भारतीय संविधान का किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? और इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपको सोशल साइंस में संविधान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं उनका अवलोकन करना ही करना है। तो बिल्कुल इसमें जो है सभी का अधिकांशतः सही आंसर आ रहा है, और सही आंसर इसका है दोस्तों अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अब थोड़े से वो क्वेश्चन पूछते हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित हो, यानी समाजशास्त्र में जो है आपके भूगोल से संबंधित भी कोई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको देखने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी। तो सही आंसर लगाएं आप सभी। और दोस्तों जो लेवल है क्वेश्चन का वो वर्ग 2 के हिसाब से है, तो आप ये टेंशन ना लें कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वर्ग 2 में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पर पढ़ रखा है तो उस समय आप जब एग्जाम देंगे तो वो क्लिक कर जाएगा। यानी कि यदि एक क्वेश्चन पे आपने ध्यान दिया वो आपको आ गया वहाँ पर, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो समझो कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें आप, आरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? ठीक है, नवीन वलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी, ब्रांस पर्वत। तो ये किस प्रकार की पर्वतमाला है आपको बताना है। और इस तरह की जो ज्योग्राफी आती है आपके सोशल साइंस में, उसका आपको अवलोकन होना चाहिए दोस्तों। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत कम समय है और उसमें हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो हमें उन प्रश्नों पर फोकस करना पड़ेगा जो कि विभिन्न टेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और एमपी टेट के जो ओल्ड एग्जाम पेपर हैं उनका भी हमें अवलोकन करना है दोस्तों। जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राचीन वलित। आरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखें, और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है दोस्तों, और इससे ही हमें जारी रखनी है जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाए। भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो आप बताएं कि भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। और बिल्कुल आप सभी सही आंसर पर पहुंच रहे हैं, तो आप स्वयं जानते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है डेक्कन का पठार, तिब्बती पठार, ईरान का पठार, पामीर का पठार। तो इसका क्या आंसर होगा वो आप सभी लगाएं।
और दोस्तों इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, चाहे हमारे क्रांतिकारी के संबंध में हो, चाहे हमारे आज की जो वर्तमान राजनीति है उसके संबंध में हो, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपके सोशल साइंस के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप सभी सही आंसर पर पहुंच रहे हैं, तिब्बती पठार। तिब्बती पठार दुनिया के सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन देखें, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? आपको इसका आंसर देना है और इसके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, और इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का विरोध, नील किसानों की समस्या को समाधान, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। तो इसका आंसर बताएं। और ये हमारी जो इंडिया क्विट मूवमेंट हुई थी दोस्तों, उसके भी काफ़ी जो है सवाल बनते हैं, तो उस संबंध में भी आपको जो है देखना है ध्यान से। और बिल्कुल सभी सही आंसर पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है नील किसानों की समस्या का समाधान करना। नील किसानों की समस्या का समाधान करना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील किसानों की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, और जो कि रिपीट भी होता है कई बार, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कपास उत्पादन। और बिल्कुल इसका सही आंसर आप सभी ने दे दिया है, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था। और अगला जो सवाल है उसे ध्यान से देखें, भारत में दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, बिहार की शोक नदी, बंगाल की शोक नदी। तो आप बताएं दोस्तों कि भारत में दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, बिहार की शोक नदी, बंगाल की शोक नदी। और बिल्कुल आप सभी सही आंसर पर पहुंच रहे हैं। बंगाल की शोक नदी के रूप में जानी जाती है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। तो जो शोक नदी है वो ध्यान रखना है, दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका आंसर आप सभी बताएं। और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, और यदि आपको ऐसी क्लासेस पसंद आती हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से मैं और लाऊंगा। और यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसे भी हल करने की हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण। और इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखें, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल इसे जो है आपने सही से लगाया है दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है कि जो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें शिक्षा शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत शिक्षा शास्त्र की ओर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आपको अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एमपी टेट के हिसाब से हैं और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। विभिन्न राज्यों में जो टेट एग्ज़ाम हुए हैं और जो आपका सिलेबस मिलता है उनसे वही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप देखें और सही आंसर नहीं लगा पा रहा है तो उन्हें लिख लें, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ गए जो कि संभावित हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ओल्ड एग्जाम पेपर होते हैं कई बार उनमें से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, जिससे कि हम
ये लाभ मिल सके, क्योंकि हम उनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। कल फिर से मैं क्लास लाऊंगा और आप बताएं कि आज आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसे और बेहतर हम बनाएंगे, और जो भी मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आप सभी ने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।